ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आई मस्ट से, इसमें ये होता है जनरल फॉर्म a नॉट ऑफ x y nth डेरिवेटिव प्लस a1 ऑफ x n माइनस y डेरिवेटिव एंड an ऑफ y अरे आपका आधे से ज्यादा जम जाएगी इसमें, टेंशन इक्वल्स टू देखो, जो जमते ना वो कर लेना, नहीं जमे इक्वल्स टू q ऑफ x. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस पार्ट? एक्चुअली ये अगर जीरो है तो ये इक्वेशन बन जाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर ये पार्ट नॉन जीरो है तो ये क्या बन जाती है? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इस पे डिपेंड करती है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस होना, और इन फंक्शंस पे डिपेंड करता है क्या? इन पे डिपेंड करता है कि फंक्शन जो हमारी हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स की है या फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स की है. ठीक है, सो आइदर इट इज वेरिएबल और कांस्टेंट कोएफिशिएंट. अब देखिए इसके साथ जनरल कंडीशंस क्या थे कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी नॉन जीरो. सेकंड कंडीशन क्या थी? ऑल ai ऑफ x मस्ट बी कांस्टेंट, सॉरी कंटीन्यूअस. ठीक है, कंटीन्यूअस. ये कंडीशंस आपको आगे हेल्प करें. अब देखिए अगर यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि अगर q ऑफ x जीरो हो गया तो ये क्या बन जाती है? होमोजीनियस. और अगर q ऑफ x नॉन जीरो हो गया तो क्या बन जाती है? नॉन होमोजीनियस. नॉन होमोजीनियस. अब देखिए यहाँ से कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फॉर अ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखिए किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? ये सारी थ्योरी अब हम लीनियर के लिए पढ़ रहे हैं. जो अभी इस चैप्टर के ऑनवर्ड जो कुछ हम पढ़ेंगे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे. लीनियर डिफरेंशियल वेरिएबल कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये दोनों के लिए थ्योरी कॉमन है. सो फॉर अ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सबसे पहले ये पूछा जाता है कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, चाहे वो होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो. और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ, एक तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस और एक टोटल li सॉल्यूशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कितने होते हैं. एक बार हमें ये पता चल जाए और ये पता चल जाए फॉर होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, तो हम सॉल्यूशन स्पेस की जानकारी निकाल सकते हैं, वेदर इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस और नॉट, उसकी डायमेंशन क्या होती है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं. सो मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जा सकता है. सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि 2y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 4y इक्वल्स टू sin x, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि ये तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, इसके तो दो ही सॉल्यूशंस होने चाहिए. आपका गेस काफी हद तक ठीक है, पर वो दो सॉल्यूशन नहीं होते हैं. एक्चुअली वो दो li सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं ये जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसमें से. सो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए इसको आंसर करते हैं. इस क्वेश्चन को आगे आंसर करेंगे. क्या ये नंबर, यानी कि जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, क्या ये नंबर होमोजीनियस के लिए या फिर नॉन होमोजीनियस के लिए डिफरेंट होता है? क्या हम ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस के लिए जितने li सॉल्यूशंस होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ये नॉन होमोजीनियस था, इसके करस्पॉन्डिंग इसका होमोजीनियस पार्ट ही तो बनाया है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. बट क्या यहाँ पे li सॉल्यूशंस उतने ही होंगे जितने पहले वाले पार्ट में होंगे या फिर कुछ डिफरेंस होगा? ठीक है, तो इसको देखेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एक रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से एक एक रिजल्ट को समझ से जाइए. सबसे पहला है कि फॉर एन nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखना है. ठीक है, सो फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज होमोजीनियस, इसको समझ लीजिए कि पहला रिजल्ट किसके रिगार्डिंग है? होमोजीनियस के रिगार्डिंग है. व्हिच इज homogeneous, there exist exactly n linearly independent solutions. ठीक है,
यानी कि अगर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, याद रखिए ये वाला पार्ट याद रखना है भाई, ये लीनियर के लिए होता है, किसी भी नॉन लीनियर के लिए नहीं होता है। मतलब हो सकता है अगर आप एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज ये सॉल्व कर रहे हैं y to the power 1/3 फॉर y of 0 equals to 0, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। यस, ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए ऑर्डर 1 है, लेकिन इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं आगे जाके आप पिकार्ड थ्योरम में देखेंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। इसलिए ये थ्योरी वहां पे काम नहीं करती है, याद रखिए, इट फेल्स फॉर नॉन लीनियर, बिकॉज ये देखिए एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसके कितने सॉल्यूशंस हैं आगे जाके हम देखेंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए ये जो ऊपर वाला पहला रिजल्ट हमने पढ़ा कि nth ऑर्डर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो लीनियर है तो उसके एग्जैक्टली कितने नकम नगादा कितने होते हैं, n li सॉल्यूशंस होते हैं, n li सॉल्यूशंस। आपने कहा सर मेरा क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है, सवाल क्या है, होमोजीनियस होना चाहिए। तो आप कहोगे सर नॉन होमोजीनियस के लिए डिफरेंट होता है क्या? यस, रिजल्ट नंबर 2 होल्ड्स फॉर नॉन होमोजीनियस। ठीक है, सो रिजल्ट नंबर 2 कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि फॉर एनी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस। अब रिजल्ट किसके लिए लिख रहे हैं, नॉन होमोजीनियस के लिए। इसके लिए कितने एलआई सॉल्यूशंस होते हैं, देयर एग्जिस्ट एनी गेसेस? आपने सॉल्व किया है ये सब है ना, बट उस पे ध्यान नहीं दिया। देयर एग्जैक्टली n+1, यस, n+1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। आइए आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने, जैसे आप कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, आप जब इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया करते थे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया sin x, ठीक है, तो जब आप सिर्फ इसका होमोजीनियस पार्ट यानी कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितने ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की। तो इसमें कितने एलआई सॉल्यूशंस होंगे, आपके रिजल्ट नंबर 1 से 2 एलआई सॉल्यूशन, और आते भी थे। आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के। तो c1 टू द पावर c1 into e to the power something plus c2 e to the power something depending upon the roots, right? तो मान लीजिए रियल रूट्स हैं λ1 λ2, सो λ1x λ2x, ये आपके दो सॉल्यूशंस आ जाया करते थे, दोनों के दोनों एलआई हुआ करते थे, है ना, एक ये सॉल्यूशन को ऐसे क्यों लिखते थे, आगे हम उस पर भी बात करेंगे, पर फिलहाल मेरा फोकस है कि दो एलआई सॉल्यूशन हुआ करते। ठीक है भाई, लेकिन जब आप करस्पॉन्डिंग नॉन होमोजेनियस सॉल्व करते थे तो याद करके बताइए इसको कैसे सॉल्व करते थे, फटाफट बताओ कैसे सॉल्व करते थे इसको। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल, इसमें एक आप निकालते थे CF और एक निकालते थे PI, उसके बाद जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, सॉल्यूशन कैसे लिखा करते थे, CF प्लस PI लिखते थे या नहीं? क्या, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या PI में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था? जब आप PI निकालते थे क्या कोई आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था? आंसर इज नो। अगर आप याद करें तो PI में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता था, CF में होते थे। ठीक है, CF में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते थे, तो जितने आपकी डिग्री, जितने ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने CF में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जैसे C1 और C2। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर है। फिर PI, इसका मतलब CF और PI में कोई रिलेशन भी था? यस, उन्हीं रिलेशंस को हम 2 पॉइंट्स में लिख लेंगे। पहली चीज, अगर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो होमोजीनियस, हाँ, तो एग्जैक्टली n एलआई सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर नॉन होमोजीनियस है तो n+1 होते हैं। वो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो कहां से आती है, एक्चुअली एक चीज लिख लीजिए यहाँ पर, PI is always linearly independent to CF। ठीक है, linearly independent to your CF। जनरल सॉल्यूशन लिखते थे ना, सॉल्यूशन लिखते थे CF प्लस PI। तो याद रखिए जो PI होता था ना, ये हमेशा इसके साथ क्या होगा, LI होगा। तो जितने CF में जितने LI सॉल्यूशंस होंगे उससे एक एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा। और दूसरी बात, इंटरेस्टिंग सेकेंड पॉइंट क्या, सो ये है वो 1 एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा एलआई सॉल्यूशन, ठीक है। वो जो नॉन होमोजीनियस में आ जाता है ना पीआई की वजह से, वो ये है। एक और चीज है क्या, पीआई नेवर कंटेन्स आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, अकेला होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? अब आपको समझ में आया कि देखिए सीएफ के इसके कितने आ गए, अगर nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके n हो गए। और पीआई कब निकाला जाता है? पीआई हमेशा कब निकाला जाता है? जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, नॉन होमोजेनियस। निकाला जाता है। अब जैसे ही पीआई निकालेंगे तो आप जानते हैं पीआई सीएफ से एलआई होता है, तो एन यहाँ से निकल आएंगे और एक सोल्यूशन एलआई आपका यहाँ से आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके टोटल कितने एलआई हो जाएंगे? n+1 एलआई सोल्यूशन हो जाते हैं। और अगर आप पीछे की चीज सोल्यूशन देखें यहाँ पर, तो ये देखिए एग्जैक्टली कितने हैं, बताइए। यहाँ तक क्लियर है? फटाफट बताइए यस और नो। यस। ओके, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये तो बात हो गई n li, ठीक है, n+1 li सॉल्यूशंस, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? यहीं पे लिख लेते हैं। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? एनी गेसेस? क्या ये n ही होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे या फिर क्या होगा? यस, व्हाट इज योर टेक? एनी वन ऑफ यू कैन आंसर, जो भी आपको ठीक लग रहा है बताइए। इन बोथ द केसेस, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। चलिए, इफ यू डोंट वांट टू स्पीक अप कोई बात नहीं। इसको जानने से पहले हमें एक और चीज जाननी होगी। आगे चलते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सॉल्यूशन स्पेस होता है किसका, सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स n li सॉल्यूशंस। बताइए सही है या नहीं? n li सॉल्यूशंस, क्या जीरो इसका सॉल्यूशन बनता है? होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या जीरो सॉल्यूशन बनता है? बताइए, याद करके बताओ। मैंने आपसे कहा था होमोजीनियस के लिए जीरो हमेशा एक सॉल्यूशन बनता है, तो ऑलवेज अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो n li सॉल्यूशन जीरो हमेशा एलडी होता है। n li सॉल्यूशन होते हैं along with जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? y of x equals to 0। जीरो फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो n ये सॉल्यूशन हो गए, एक जीरो हो गया, ठीक है। अब हमेशा याद रखिए जब भी किसी स्पेस में, ये क्या सॉल्यूशन स्पेस की बात हो रही है, ये स्पेस है, सेट बना रहे हो आप, इसमें n li सॉल्यूशंस है, ठीक है, n li सॉल्यूशन है और बीच में कहीं बैठा हुआ है जीरो। और बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट हमेशा ये जानना चाहेगा कि सर डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, डज इट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। क्यों जानना जरूरी है ये? क्या सिर्फ इसलिए कि हम एक और लिस्ट बना लें कि भाई ये भी वेक्टर स्पेस होता है? नहीं, ये सिर्फ इस बात के लिए जानना जरूरी नहीं है। जरूरी इसलिए है ताकि आप ये निकाल सकें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी वेक्टर स्पेस की टोटल कार्डिनलिटी निकालनी है तो क्या किया जाता है? फील्ड की कार्डिनलिटी टू द पावर क्या रखा जाता है? डायमेंशन। फील्ड की कार्डिनलिटी टू द पावर डायमेंशन, और डायमेंशन होती क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे फील्ड आर दिया हुआ है, डायमेंशन क्या हो गई? एन हो गई ना, एन एलआई सॉल्यूशंस है, इसकी डायमेंशन ऑब्वियसली एन हो जाएगी। तो इन्फिनिटी आर की कार्डिनलिटी क्या हो गई? इन्फिनिटी टू द पावर एन, समझ रहे? या फिर फाइनाइट फील्ड दी हुई है तो हमेशा फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी क्या होती है? पी टू द पावर एन, पी टू द पावर एन टू द पावर डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो गई? इसको के ले लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जरूरी है कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है क्या। तो चलिए पता लगाते हैं इसका, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर मैं कहूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐड कर लेते हैं। देखिए याद रखिए,
any linear combination of solutions of, देखिए ये उसी तरफ लेके जा रहा हूं मैं आपको, to answer that question that given space is a vector space, any linear combination of solutions of homogeneous linear differential equation of order n is again a solution. बस लॉटरी लग गई आपकी. क्यों? उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि if y1, y2 are solution of linear differential equation which is homogeneous. याद रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बल्कि बॉक्स में बंद कर लीजिए. ठीक है, ये केस जो है ना, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, ये किसके केस में होल्ड करता है? केवल होमोजीनियस के केस में होल्ड करता है. जैसे ही नॉन होमोजीनियस आएगा तो क्वेश्चन बदल जाता है. ठीक है, आंसर भी बदल जाता है. अभी देखेंगे. इफ y1 y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ linear differential equations which is homogeneous of order any order n, then c1 y1 plus c2 y2 will also be a solution. और अब आपको आंसर मिल जाएगा. हेंस इस वजह से, इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट से आंसर क्या मिला बताइए? क्या आंसर मिला? सॉल्यूशन स्पेस ऑफ, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए क्लोज्ड हो गया तो और जीरो उसमें ऑलरेडी है, तो सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज होमोजेनियस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. वेक्टर स्पेस बन जाएगा कि नहीं भाई? यस और नो? बताओ भाई, यस और नो? बन जाएगा या नहीं? अरे यस सर. है ना? याद रखना, सॉल्यूशन किसका? सॉल्यूशन स्पेस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस. इसको मैं मार्क कर रहा हूं, ध्यान से, है ना? याद रखिए. तो कितनी सॉल्यूशन स्पेस, वेक्टर स्पेस तो बन गया. ठीक है, अब जरा इसकी डायमेंशन भी पता चल जाए तो जरा बता सकते हो? कैन यू गेस द डायमेंशन? कैन यू गेस द डायमेंशन? स्टार लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है, यस, कैन यू गेस द? वेरी गुड. एन. क्यों? अरे एन एल आई सॉल्यूशन होते हैं, ये तो हमने पहले ही देख रखा है ना. ये देख रखा है ना, कहाँ गया ये? एन एलाइ सॉल्यूशंस. और यही तो जाके डायमेंशन बनाएंगे किसी वेक्टर स्पेस में. बस अब हो गया काम. क्या हो गया? देखिए, अब काम ये हो गया कि अगर आप होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं, HLDE. ठीक है, अगर इसकी टोटल सॉल्यूशन की बात करोगे आप, एलआई सॉल्यूशन कितने हैं? n. टोटल सॉल्यूशन की बात करोगे तो देखो, टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड टू द पावर n. कितने हो जाएंगे? कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड टू द पावर n, बिकॉज किसी भी वेक्टर स्पेस की कार्डिनलिटी यही होती है. यानी कि अगर आपको किसी वेक्टर स्पेस के डायमेंशन मालूम है तो बस इतना पता कर लीजिए वो कौन सी फील्ड पे डिफाइन है, P/F. तो इसकी कार्डिनलिटी अगर इसकी निकालनी है तो इसकी कार्डिनलिटी टू द पावर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस. तो डायमेंशन क्या हो गई? n. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहां से इसको दो पार्ट में बांटिए. अगर फील्ड फाइनाइट है तो फाइनाइट फील्ड की कार्डिनलिटी बेटा हमेशा p टू द पावर k फॉर्म की होती है, प्राइम पावर्ड होती है अगर फाइनाइट फील्ड है तो. टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए? p टू द पावर nk. अरे सही है ना भाई? यस और नो? हेलो, यस, आवाज आ रही है? ओके, आई वांट समवन टू unmute himself or herself permanently because I don't want this again. Any one of you can choose by yourself. Yes sir. ठीक है, be quick in answering, otherwise I will never ask again. So p to the power k, अगर फील्ड, और अगर फील्ड इनफाइनाइट हो गई, अगर फील्ड आपकी इनफाइनाइट हो गई, जैसे r हो गया, c हो गया, इस पे डिफाइन है, तो अपने आप कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये तो बात हो गई होमोजीनियस सिस्टम की कि वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, उसमें n कार्डिनलिटी, n उसकी डायमेंशन होती है, यानी n एलआई सॉल्यूशंस होते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट अबाउट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट नॉन होमोजीनियस सिस्टम, नॉन होमोजीनियस सिस्टम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन.
ऑफ ऑर्डर n। आप कहोगे सर पिछली बार हमने क्या देखा था, पहला रिजल्ट ये था कि इसके पास कितने एलआई सॉल्यूशन थे, बताइए। तो n तो हो गए CF से और एक हो गया PI से। बार बार आपको लिख के बता दे रहा हूं ताकि भूलना नहीं, ठीक है। कितने हो गए, n+1 हो गए, n+1 एलआई सॉल्यूशंस हो गए, एलआई सॉल्यूशंस। जल्दी बताइए यस और नो। Yes, sir. Yes. स्टे अलर्ट, मैं कभी भी पूछूंगा। सो n+1 एलआई सॉल्यूशंस हो गए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो देखिए, इसको जानने के लिए इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे ये रिजल्ट था ना, ये वाला रिजल्ट क्या था कि कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज अगेन अ सॉल्यूशन। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब जब आप y1 y2 yn ये n सॉल्यूशंस, n एलआई सॉल्यूशंस लेके चलते हैं, इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, इनको सुपरइम्पोज करके जब नया सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब नया फंक्शन बनाते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन बनता है जाके, किसके लिए, केवल और केवल ये बात होमोजीनियस के लिए ट्रू होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया समझ लीजिए इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आया CSI और नेट में, वो लोग हमेशा ऐसी चीजें टच करते हैं जो जनरली हम लोग फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि लेट, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, लेट अस से y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल्स टू q ऑफ x, where q of x is non-zero such that y1 and y2 are solutions of given differential equation। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे बच्चे फंस गए थे इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन। then which of the following are also which of the following are also a solution, ठीक है, following are also a solution। तो देख लेंगे क्या ऑप्शन दिए थे उन्होंने, बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है C1 + 2C2, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दिया हुआ है C1 - C2, ऑप्शन सी दिया हुआ है C1 + C2, और ऑप्शन डी दिया हुआ है none of the above, none of the above। बताइए क्या टिक करेंगे, यस फटाफट बोलिए क्या टिक करेंगे, जो आपको ठीक लग रहा है अभी अभी बताइए। अभी थोड़ी एग्जाम दे रहे हैं कि गलत हो जाएगा, है ना। जस्ट ट्राई टू स्पीक अप, है ना। अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे तो टीचर कैसे बनेंगे, फिर नेट की तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। यस बताइए, व्हाट इज योर गट फीलिंग, क्या आप अगर एग्जाम में होंगे और जो कुछ आपने अभी पढ़ा है उसमें दिमाग लगा के क्या टिक करना चाहेंगे, बताइए। yes, some of you and answering in comment section, but बोलेंगे तो ज्यादा ठीक लगता है। यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत सारे बच्चों ने इसमें से टिक करने की कोशिश करी, हाँ ऑब्वियसली। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा कि अगर y1 और y2 इसके सोल्यूशन है, ठीक है, ये दो सोल्यूशन है, तो क्या हमेशा उनका लीनियर, ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी, अरे यार ये तो मैंने y1 y2, पहले वाले बच्चे अच्छे थे, अभी मैं कहूंगा पहले वाले बच्चे बहुत अच्छे थे, आप लोग ठीक से अलर्ट नहीं रहते हैं। बताइए ये C1 C2 लिखा हुआ है, आपको बताना चाहिए। तो y1 y2, अब ये अगर ये बच्चे क्या सोचते हैं कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है किसका, ये गिवन सॉल्यूशंस का, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो ये तो सारे सॉल्यूशन होने चाहिए थे, है ना। लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। यस सही सुना आपने, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नन ऑफ दीस। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, इसका आंसर अगली स्लाइड में देखिए। तो ये रिजल्ट भी है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ध्यान रखिए इसको। रिजल्ट क्या रिजल्ट है, let y1 y2 up to yn be Li solutions of
सपोज आपने n या फिर यहाँ पे k ले लेता हूँ, कुछ Li सॉल्यूशंस लिए हैं आपने, नॉन होमोजीनियस, ये ट्रू इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, qx नॉन जीरो, मतलब ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल, नॉन होमोजेनियस। प्रीवियस रिजल्ट काम नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा रिजल्ट काम करेगा अभी देखेंगे। सो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, then c1y1 plus c2y2 up to ck yk will be a solution, if and only if, और यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, if and only if summation ci is from 1 to k equals to 1, मतलब sum of these coefficients c1 c2 ck in n जैसे k coefficients का जो sum है, ये क्या होना चाहिए बेटा, ये हमेशा 1 होना चाहिए, तभी वो सोल्यूशन बनेगा, इफ एंड ओनली इफ है, अदरवाइज कभी सोल्यूशन नहीं बनेगा। जबकि होमोजीनियस केस में क्या पूछा गया था, क्या रिजल्ट था, होमोजीनियस में था एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं आप कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट उठा लीजिए, हमेशा उसके सॉल्यूशंस बनेंगे। समझ में आया। तो अब वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं, जरा बताइए क्या इनके कोएफिशिएंट्स का सम 1 है, क्या है इसके कोएफिशिएंट का सम, 302 302। वेरी गुड। तो इसमें से न ये सोल्यूशन बनेगा, न ये सोल्यूशन बनेगा, न ये सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टार लगा लो इसको, ये कई बार पूछा जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन के उससे पूछूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, लेट y1 y2 be Li solutions of, ध्यान से करिएगा, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इक्वल्स टू e टू द पावर x, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं, इक्वल्स टू q ऑफ x, then y1 plus y2 will always be a solution, ठीक है। जब तक मैं नोट्स ऑप्शन लिख रहा हूं आपका दिमाग चल जाना चाहिए, y1 minus y2 will always be a solution, और हमेशा आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, सो टेक योर टाइम एंड दिस आंसर। सो y1 सॉरी यस क्या लिखूं मैं इसमें, y1 by 2 माइनस y2 by 2 या फिर प्लस y2 by 2 will always be a solution, और लास्ट है none of the above। yes, take 20 seconds and try to solve it, और मैं जिससे पूछूंगा वो क्वेश्चन का आंसर करेगा, ठीक है। यस राखी बताइए, ओके यस बताइए राखी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है, आसान है, बताइए। और आप नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे ओडी पढ़ा रहे हैं यार, ओडी तो हमें आती है, अगर आती है तो ये सब चीजें आपको आती हैं क्या, अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, तैयारी ऐसे ही करिए, थ्योरेटिकल पार्ट की तैयारी ज्यादा करिए, ठीक है, उनसे ही आपको फायदा होगा। देखो यस, एनीबॉडी विश टू आंसर, बताना चाहोगे भाई, कोई भी, निकिता, निकिता सी। ऑप्शन सी सर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ABC ABC। ABC
क्या ये सर भी क्यू ऑफ एक्स आपने ये नहीं बताया कि वो जीरो है कि नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब होमोजीनियस बनेगा कि नॉन होमोजीनियस रहेगा। यस यस अगर दैट इज दोनों रहा तो एबीसी ऑप्शन है। yeah, so that is the option, that is the point you should take care। qx जीरो हो भी सकता है और qx नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये टर्म यूज किया ऑलवेज। ठीक है, तो याद रखिए पहला ऑप्शन कब करेक्ट होगा, इफ qx इज जीरो। तो ऑलवेज नहीं, जब तब y1 minus y2 will always be a solution। नहीं, always नहीं, will be a solution if your qx is 0। but y1 by 2 plus y2 by 2 अगर इसका सम निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। इसमें क्या है, ये हमेशा सोल्यूशन बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए q1 qx 0 है, होमोजीनियस है, तो होमोजीनियस में तो हर लीनियर कॉम्बिनेशन सोल्यूशन बनता है, सो दिस विल बी अ सोल्यूशन। लेकिन अगर qx नॉन जीरो है तब भी ये सोल्यूशन बन जाएगा। सो इन एनी केस C option will be most appropriate among the given, right? चल आगे बढ़ते हैं। अब मेरा अगला सवाल है, my question is, will solution space of, जो हमने थोड़ी देर पहले ये स्टडी किया, solution space of non homogeneous, homogeneous के लिए तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, non homogeneous linear differential equation form a vector space। What is your view? कितने Li होंगे, n+1 Li सॉल्यूशंस होते हैं, ये ट्रू है। क्या जीरो इसका सॉल्यूशन बनेगा? सबसे पहले पहला सवाल तो यहीं पहुंचा। Not always, sir. नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन बनेगा? यस बोलिए, क्या बोल रहे थे आप, मैं सुन नहीं पा रहा। यस सर वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, बोल रहे थे। ओके ओके, अभी आ रहा है क्या? अभी आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओके अभी बताइए, अभी आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके फाइन। सो अब मेरा सवाल ये है कि क्या नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी जो सोल्यूशन स्पेस होता है, जिसमें n+1 Li सॉल्यूशंस होते हैं, n CF से आते हैं, एक Pi से आता है, क्या ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि क्या इसमें जीरो बिलोंग करेगा, क्या जीरो सोल्यूशन स्पेस को बिलोंग करेगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नॉन होमोजीनियस के लिए जीरो कभी सोल्यूशन नहीं बनता है, याद रखिए, नो। ठीक है, नॉन होमोजीनियस के लिए जीरो कभी सोल्यूशन नहीं बनता है, इसलिए डजंट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, या नेवर फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, नेवर डज नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। कई बार लोग एक सवाल और पूछते हैं, और वो भी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा इंटरेक्टिव होते ना, मेरे पुराने बच्चे सारे बहुत इंटरेक्टिव हुआ करते थे, बात करते थे, आप लोगों से बहुत बार बोलना पड़ता है। एक्चुअली इस प्रोसेस में ना आप मुझसे मेरा बेस्ट नहीं निकलवा पाएंगे, समझ रहे हैं, आपको ही नुकसान है। अब दिमाग में आ गया है तो ये सवाल पूछ लेते हैं। अगर मैंने सोल्यूशन स्पेस में जीरो ऐड कर दिया, मान लो मैंने ये लिया सोल्यूशन स्पेस, ठीक है, SS, और यूनियन जीरो ले लिया, मैंने आपको दे दिया सोल्यूशन, तो क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? Will it form a vector space now? जीरो नहीं था, मैंने दे दिया। Yes, sir. Will it be a vector space? जो लोग कह रहे हैं हाँ, जो लोग कह रहे हैं हाँ, उनके लिए मेरा No, sir. सजेशन है yes of course no, yes no is the correct answer। जो लोग कह रहे हैं हाँ, रिवाइज फर्स्ट चैप्टर ऑफ लीनियर अलजेब्रा। क्यों? वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक बहुत फेमस लीनियर अलजेब्रा के टीचर हैं, है ना, MIT में, गिलबर्ट स्टाइन, उन्होंने सबसे पहले जब मैं उनका लेक्चर देख रहा था, उन्होंने कहा कि आपको जो 9-10 प्रॉपर्टीज हैं, ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस के लिए याद करते हैं ना, मेमोराइज करते हैं कि वेक्टर स्पेस ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी याद रखिए कि इफ यू टेक एनी एलिमेंट x, y फ्रॉम द सेट
and any linear combination of x and y belongs to a set that is vector space. आपको 10-12 प्रॉपर्टी याद रखने की जरूरत नहीं है, ओनली वन थिंग, क्या लीनियर कॉम्बिनेशन उसमें है, आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हम लोग जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे उस पर बात करेंगे, पर फिलहाल हम लोग ओडी में है. पर ये ब्रीफ तो मैंने आपको कर दिया. क्या यहाँ पे हर लीनियर कॉम्बिनेशन इस सोल्यूशन स्पेस में बिलोंग करेगा? अगर मैं आपसे कह दूं y1 y2 सोल्यूशन है, तो क्या y1 प्लस y2 इसका सोल्यूशन होगा? व्हाट विल बी योर आंसर? No, sir. No, because you are dealing with non-homogeneous differential equations. The answer is no. ठीक है, तो अभी भी अगर आप इसमें जीरो इंक्लूड भी कर लें तब भी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता. So this was about the dimension, Li solutions, total number of solutions for linear and corresponding homogeneous and corresponding non-homogeneous differential equations. What is next? Next topic is Wronskian. मैंने इसीलिए इस क्लास को इम्पोर्टेंट कहा था, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शंस हो गए स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें ना ये सारे जो भी टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. सो लेट a0 of x yn प्लस a1 of x, मतलब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ. So an of x into y equals to q of x. अब इसमें से कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, होमोजेनियस, नॉन सारी की सारी आ जाएंगी. विद देखिए विद फर्स्ट वन क्या, a0 of x must not be 0. ऑफ कोर्स नहीं तो डिफाइन कैसे होगा? सेकंड, all ai's are continuous in the given domain. याद रखिएगा कि कैसे हम लोग रॉन्स्कियन को डिफाइन कर रहे हैं. जब तक ये ढंग से नहीं सेटिस्फाई होगा तब तक रॉन्स्कियन आपका यूजुअल प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अचानक से रॉन्स्कियन मिसबिहेव कैसे करने लगता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए. तो याद रखिए रॉन्स्कियन तभी मिसबिहेव करेगा जब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, इन कंडीशंस में प्रॉब्लम आएगी. सो इन द गिवन डोमेन. So first point is that a0 leading coefficient must not be 0. Each and every coefficient must be continuous. Qx 0 ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. Then the quantity Wronskian, ठीक है, Wronskian को डिनोट करते हैं W of y1. एक्चुअली सॉल्यूशंस भी डिफाइन कर लेते हैं पहले, एंड सॉल्यूशन डिफाइन नहीं किया. एंड assume that y1 y2 ये nth ऑर्डर है ना, तो y1 y2 इसको 0 करिए, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ होमोजेनियस के लिए डिफाइन होता है. y1 y2 yn आर Li solutions or n Li solutions of this differential equation. Then the quantity Wronskian, which is denoted by W of yn, is given by, is defined as, given by, देखिए एक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से इसको डिनोट करते हैं. is given by W of this y1 y2 y. Determinant will be y1 y2 up to yn. Then ये तो हो गया फर्स्ट रो. सेकंड रो क्या होता है? इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव. अब देखिए सेकंड रो में क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी y1 सेकंड डेरिवेटिव, y2 सेकंड डेरिवेटिव, yn सेकंड डेरिवेटिव. लास्ट टर्म क्या रहता है? y1 ना, फर्स्ट y1 n माइनस 1 डेरिवेटिव. बस इसीलिए इसको रेड से लिख रहा हूँ कि ये याद रखिएगा कि अगर आपके n Li सॉल्यूशंस हैं तो रॉन्स्कियन n क्रॉस n मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट से डिफाइन होता है. ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट रो में तो हमने जीरोथ डेरिवेटिव ले लिया है, सेकेंड रो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव. तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करें तो इट हैज टू एंड अप विद n माइनस 1 टू मेक इट n क्रॉस n. ठीक है, तो ये आ जाएगा yn n माइनस 1. ये डिटरमिनेंट जो होता है ये रॉन्स्कियन कहलाता है, और रॉन्स्कियन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है
इन सॉल्यूशंस का नेचर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर, इनके जीरोस कैसे होंगे, ये एग्जिस्ट भी करेंगे या नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रॉन्स्कियन डिसाइड। ठीक है, देखते हैं इस चीज को अगर मैं n इक्वल्स टू 2 के लिए डिफाइन करूं, और n इक्वल्स टू 2, रॉन्स्कियन कैसे डिफाइन होगा, मतलब अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है तो ऑब्वियसली दो एलआई सॉल्यूशंस होंगे मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये दो एलआई सॉल्यूशंस से मान लीजिए, तो रॉन्स्कियन किसके डिटरमिनेंट से डिफाइन होता है, y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आएगा y1 into y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम into y2। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रॉन्स्कियन की किसी भी प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं ये दो चीजें बताऊंगा, ये जो है कई अलग अलग एग्जाम्स में, गेट में कई बार पूछी जाती है, गेट का फेवरेट एरिया है रॉन्स्कियन। चले तो देख, उससे पहले मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें रो किसको बिलोंग कर रही है, देखिए रो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को बिलोंग कर रही है, y1 y2 yn, फिर सेकंड में उनके फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, यानी कि रो में क्या आ रहे हैं, फर्स्ट रो में जीरो डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट फिर सेकंड, यानी rth रो में r माइनस, अगर आप देखें rth रो को देखें तो क्या आएगा, r माइनस 1th डेरिवेटिव, ये आपका rth रो फॉर्मेशन है। अगर आप rth कॉलम को देखें तो क्या मिलेगा, ठीक है, rth कॉलम को देखें, इस कॉलम को ऑब्जर्व करिए तो सिर्फ देखिए आपका y1 फिक्स है, पूरे कॉलम में y1 फिक्स है, उसका डेरिवेटिव निकाला जा रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, rth कॉलम की अगर आप बात करेंगे तो yr का डेरिवेटिव, जीरोथ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव एंड थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो rth कॉलम किसी yr को फिक्स करके उनके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स को कंप्यूट करता है, तो ऐसे फॉर्म होता है रॉन्स्कियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं एबल्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं, एबल्स फॉर्मूला। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो भी सीखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि फॉर्मूला है क्या। तो एबल्स फॉर्मूला इज रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इक्वल्स टू a into e to the power minus a1 of x upon a naught of x। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, वैसे मैं लिखवा देता हूं, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको क्या दे रहा है, एट एनी x, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट एनी x, ये आपको, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, a नॉट ऑफ x इंटू वाई डबल डैश प्लस a1 ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस a नॉट ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिखा आपने, a2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर आप इसको यहाँ लेके आ जाएं डिनोमिनेटर में, तो इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म भी बनता है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनेगा, y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस q ऑफ x इंटू वाई। ये इसलिए लिखवा के दे रहा हूँ बिकॉज कई जगह पे ऐसे लिखा होता है। तो अब ऑब्वियसली p का वैल्यू क्या आएगा, बताइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? p का वैल्यू क्या आएगा, a1 divided by a1 upon a0 a नॉट x, ठीक है, ये आ जाएगा p का वैल्यू। सिमिलरली इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं, सिमिलरली q का वैल्यू क्या आ जाएगा, q ऑफ x इक्वल्स टू a2 ऑफ x अपॉन a नॉट ऑफ x। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इसका दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है, रॉन्स्कियन ऑफ x इक्वल्स टू a टाइम्स e टू द पावर माइनस p dx। तो बहुत बार लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं p dx, तो आप कहोगे सर ये कहाँ था और ये अलग, तो ये अलग अलग नहीं है बेटा, ये एक ही चीज है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और आप शायद आपको ये भी पता चल गया होगा कि वाई दिस लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो नहीं हुआ तो ये p जो है वो भी इंफिनिटी होगा और q जो है ये भी इंफिनिटी होगा। ठीक है, सवाल ये है कि सर एबल्स फॉर्मूला इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। एबल्स फॉर्मूला देता क्या है, एबल्स फॉर्मूला आपको अगर p नोन है, अगर आपको p नोन है तो आपको रॉन्स्कियन दे देता है ना। अगर आपके पास p नोन है तो ये आपको रॉन्स्कियन दे देता है। तो आप कहोगे सर रॉन्स्कियन तो हम आपका
y1 y2 से डायरेक्टली भाई n equal to 2 के लिए है ना, सिर्फ इसको कंप्यूट करके निकाल सकते हैं. बट माय क्वेश्चन इज what if the solutions are not given? For example, y double dash plus 2y dash plus y equal to 0. ठीक है, आपसे पूछा गया, या फिर ओके चलिए ठीक है यही दे देता हूँ. और आपसे पूछा गया, या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. यहाँ पे दे दिया गया आपको लेट अस से sin x y dash plus cos x y equal to 0. हाँ ये दे दिया गया. अब आपसे पूछा गया टेल मी द वैल्यू ऑफ Wronskian ऑफ टू एलआई सॉल्यूशंस. क्योंकि ये लीनियर है तो दो ही एलआई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर है, तो बताइए इसका Wronskian क्या होगा. तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे. इट इज नॉट दैट मच इजी. आपको साफ दिख जाएगा कि Wronskian से, यहाँ से Wronskian सॉल्यूशन से निकालना यानी इस फॉर्मूले से निकालना आसान नहीं होगा. कौन याद आएगा ऐसे में, एबल वाज अ फेमस मैथमेटिशियन. ठीक है, उनका दिया हुआ ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, जिसमें आप डायरेक्टली p का वैल्यू जो कि ये है इसको सब्स्टिट्यूट करके आसानी से Wronskian निकाल सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एबल्स फॉर्मूला कहाँ यूज किया जाता है. ठीक है, स्टार लगा लीजिए, गेट में बहुत बार पूछा जाता है एबल्स फॉर्मूला. अब बताता हूँ नेट में क्या पूछा गया. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट है इसके रिगार्डिंग, ये तो एबल्स फॉर्मूला हो गया. सेकेंड पॉइंट है कि अगर ऐसे दिया हुआ है, मैं अभी सेकेंड फॉर्म लिख रहा हूँ. आप लोग, मुझे लगता है दोनों फॉर्म मैंने लिख दिया है, सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. y इक्वल्स टू 0 मान लीजिए ये दिखा हुआ है. आपसे इसमें पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऐसे देखिए यहाँ पे p का वैल्यू दे दिया था. उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pw, यानी कि थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिख देता हूँ, p ऑफ x इंटू w ऑफ y1 y2 x. बताइए, ये पूछा गया था. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिए, ठीक है सॉल्व हम कर सकते हैं पर अभी इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम लोग. एक छोटा सा रिजल्ट है उसको याद रखना है. याद रखिए इसके बारे में, जब भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो एक रिलेशन बनता है बहुत आसान, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप भी कर लेंगे. w प्राइम प्लस pw, और यहीं से एबल्स फॉर्मूला आता है, इक्वल्स टू 0. w प्राइम प्लस pw इक्वल्स टू 0. और एक बार उन्होंने एबल्स फॉर्मूले की बजाय उसके पीछे का स्टेप पूछ दिया. आप देखो ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इसी का सॉल्यूशन क्या होता है, e टू द पावर p dx, है कि नहीं, e टू द पावर p dx. तो ऐसे करके एबल्स फॉर्मूले को ही इन्होंने पूछा था. इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना के सॉल्व करते हैं ना, तो एबल्स फॉर्मूला ही आता है, लेकिन एक स्टेप पीछे का पार्ट उन्होंने पूछा था व्हाट विल बी p इंटू w. तो क्या आएगा p इंटू w, आंसर इज माइनस w प्राइम. चलिए बात w प्राइम की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए. बात w प्राइम की है तो क्यों ना एक और सवाल पूछ लिया जाए. क्वेश्चन है इज Wronskian डिफरेंशिएबल, इज Wronskian डिफरेंशिएबल. तो क्या जवाब होगा आपका, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है Wronskian. तो हमेशा याद रखिए, ये मैं आपको एक ऐसी सीख दे रहा हूँ जो एग्जाम में काम आ सकती है. कितने भी जनरल स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया हो, हमेशा n इक्वल टू 1 2 3, जैसे आपको Rn के बारे में पूछा गया हो, n इक्वल टू 1 और 2 में देखिए कि क्या हालत है, r के अंदर और r स्क्वायर के अंदर क्या हालत है. इनमें जो कुछ है मोस्टली Rn में एज इट इज रहता है, बस उसका डायमेंशन एक्सटेंड हो जाता है. ठीक है, तो याद रखिए इस बात को. तो अगर आपको Wronskian को देखना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, थोड़ा सा पीछे आएंगे, इसको देखिए. एक यहाँ देख लेते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो बात बन जाएगी. तो n इक्वल टू 2 के लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, Wronskian ऑफ y1 y2 इज गिवन बाय y1 into y2 प्राइम माइनस y2 into y1 प्राइम. अब आप मुझे बताइए क्या ये फर्दर डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अगर है तो क्यों है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस.
Yes, take 20 seconds and try to analyze. Any one of you can answer. है सर, The, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा. हाँ एग्जैक्टली. पता नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं है. ठीक है, हो सकता है आप ऐसे ही टीचर बने होंगे जाके और क्लास में भी, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐसे टीचर बने तो आपको कोई जॉब ना दे क्योंकि बच्चे खराब हो जाएंगे. W जोरॉन्स्कियन आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है y1 इंटू y2 प्राइम माइनस y2 इंटू y1 प्राइम. अब देखिए यहाँ पर देखिए y1 y2, अगर आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा फर्स्ट सेकेंड से y1 इंटू y2 डबल प्राइम. क्या डबल प्राइम एग्जिस्ट करेगा? आंसर इज यस, डबल प्राइम विल एग्जिस्ट. यस, y1 डबल प्राइम भी एग्जिस्ट करेगा और y2 डबल प्राइम भी एग्जिस्ट करेंगे. पूछो कैसे? बिकॉज y1 y2 क्या है? y1 y2 आर द solutions of second order linear differential equation, right? second order linear differential equation. ठीक है, in general अगर मैं, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लिख दिया, in general अगर मैं लिखूं p of x into y dash q of x equals to 0. अब देखिए y1 और y2 किसके सोल्यूशन है? सेकेंड ऑर्डर. तो याद रखिए डे 1 क्या सिखाया था? अगर कोई सोल्यूशन बनना चाहता है किसी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर, नॉन लीनियर, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट, कुछ भी, क्या होना चाहिए? इट हैज टू बी डिफरेंशिएबल एट लीस्ट अप टू दैट नंबर. तो सेकंड 2 टाइम्स तो डिफरेंशिएबल इसको होना ही चाहिए. तो कम से कम y1 डबल प्राइम और y2 डबल प्राइम तो एग्जिस्ट करने चाहिए. फर्दर ये कंटिन्यूअस हो या ना हो, डिफरेंशिएबल हो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा. इससे जैसे ये इंश्योर हो गया तो इससे एक और बात इंश्योर हो गई. क्या? इससे एक और बात इंश्योर हो गई कि y1 सॉरी रॉन्स्कियन, इससे ये बात इंश्योर हो गई कि रॉन्स्कियन ऑफ y1, y2 is at least once differentiable, is at least once differentiable. इसके आगे का हमें नहीं पता, that will be decided by y1 y2. लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि एक बार डिफरेंशिएबल जरूर होगा, बिकॉज ये एक्सप्रेशन जो है जैसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ डबल प्राइम्स आएंगे और बस उनके एग्जिस्टेंस की गारंटी आपको मिल जाती है, उसके आगे की गारंटी नहीं है. ठीक है, दैट मे और मे नॉट बी, दैट डिपेंड्स बेसिकली, मे और मे नॉट बी. तो बताइए यहाँ तक सब कुछ समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, वेरी गुड. अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्कियन. तो रॉन्स्कियन के बारे में लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी पढ़ने लगते हैं, पर याद रखिए एबल्स फॉर्मूला और वो रिलेशन दैट w प्राइम प्लस pw इक्वल्स टू 0, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर p दिया है तो कई बार पूछ लेता है. और रॉन्स्कियन फॉर्मूला क्या है? रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, देखो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए भाई, e टू द पावर माइनस p dx. ठीक है, तो ये दो चीजें हमने सीखी हैं, इनको याद रखें. प्रॉपर्टीज ऑफ रॉन्स्कियन. सबसे पहली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बताई, दैट रॉन्स्कियन is at least once differentiable. देखिए कल भी डेमो क्लास है, ठीक है, कल भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखा हुआ है, तो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी मिस ना करें. ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो आप डिफरेंट बुक्स और बुकलेट से पढ़ सकते हैं, बट कल भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. रॉन्स्कियन इज एटलीस्ट वंस डिफरेंशिएबल, ये तो हमने अभी स्टैब्लिश कर लिया. सेकंड क्या है कि भाई रॉन्स्कियन जो है ना, उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से ये एक स्पेशल है. स्टार लगा लीजिए इसको, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है. रॉन्स्कियन नेवर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस. आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? तो देखिए इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि नेवर चेंजेस इट्स साइन, नेवर चेंजेस इट्स साइन. आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? देखिए आप कहें या ना कहें, मैं खुद से कह लूंगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वंस इट इज पॉजिटिव, it's always
पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। वंस इट इज नेगेटिव, it's always negative, and once it becomes zero at some point, किसी एक पॉइंट पे भी जीरो हो गया ना, implies always zero, या always zero या फिर throughout zero in the domain, always zero। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन CSIR नेट में आई थिंक 2016 और 17 में पूछा था, तो लिख लेते हैं, लेट y1 y2 be two Li solutions of y double dash plus px of y dash plus q of x y equals to 0, and w be its Wronskian, ठीक है, w be its Wronskian। अच्छा, with p comma q are continuous, because याद रखिए मेरी बात, ठीक है, अगर अभी से याद रखेंगे तो आगे कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर हमारी प्राइमरी कंडीशन लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं ये कंटीन्यूअस, अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो फिर रॉन्स्कियन आपको कभी वो प्रॉपर्टी देगा नहीं जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज की होती हैं, ठीक है, तो याद रखिए। सो नेवर चेंजेस इट्स साइन। देन पूछा गया था, पहला पूछा गया था कि Wronskian of y1, y2 can be sin x। अच्छा, डोमेन जो दिया हुआ था वो भी सॉल्यूशंस इन वो 0 से 2 पाई दिया हुआ है, ठीक है, इन 0 to 2 पाई। दूसरा ऑप्शन है y1, y2 equals to cos x 0 to 2 pi। Which of the following is possible? जस्ट इसको बताना है कि which of the following is possible। ठीक है, वो Wronskian of y1 y2 is 0, सॉरी 0 नहीं, कुछ नंबर दे देते हैं इसको, लेट अस से हाफ, एंड नन ऑफ द अबव। तो which of the following is possible? तो सोचकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यस, बताओ। सी। ओके, यस, सी करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया सी, वेरी गुड। क्यों पहला और दूसरा डिस्कार्ड किया उसको समझ लेते हैं। पहला क्यों गलत है? देखिए मैंने क्या कहा, नेवर चेंजेस साइन, मतलब अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहना चाहिए, प्रोवाइडेड हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। नेवर चेंजेस इट्स साइन अंडर यूजुअल कंडीशंस। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी, यूजुअल कंडीशंस। देखिए सो साइन एक्स जो है वो ऐसा फंक्शन है जो ऑसिलेटरी है। 0 से 2 पाई में अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक बार पॉजिटिव हो जाता है फिर ये नेगेटिव हो जाता है, ऐसा नहीं चलेगा। रॉन्स्कियन को ऐसा नहीं चाहिए। cos x भी हमारा सेम नेचर का है, वो भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, ऐसा भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कौन सा, ये चल जाएगा, यस, ये कांस्टेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर इज सी। एक और क्वेश्चन पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि पूरा डिटेल सेम था कि लेट y1 y2 बी द सॉल्यूशंस टू Li सॉल्यूशंस of y double dash plus 2y dash plus y equal to 0 and w is Wronskian, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, आपकी बुकलेट्स में ये सब दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, and yes, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, and Wronskian at 1/2 is 0, so it is 1/2। option B, Wronskian y1 y2 is 0। option C, Wronskian y1 y2 is never 0। option D, none of the above। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से क्रैक करिए और मुझे बताइए। सर डोमेन भी लिखना चाहिए ना? नहीं, डोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, बिना डोमेन के भी आप बता सकते हैं।
B. सब B. ओके, सो योर आंसर इज बी। देखिए मैंने क्या बोला था, अगर किसी एक पॉइंट पे भी रॉन्स्कियन 0 हो गया और हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, देखिए ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे 1 वो भी कंटीन्यूअस होगा, ये दोनों एलआई सॉल्यूशंस है, ये भी हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया, और रॉन्स्कियन तो रॉन्स्कियन यूजुअल प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो प्रॉपर्टी क्या है, नेवर चेंजेस इट्स साइन एंड एटलीस्ट वंस डिफरेंशिएबल। तो एक पॉइंट पे 0 है, इसको हमेशा 0 रहना पड़ेगा, याद रखिए, ठीक है। एक पॉइंट पे 0 है तो इसको हमेशा 0 रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और सर वो पॉइंट अगर डोमेन का होगा तो ही अपन बता सकते हैं ना कि डोमेन के एक पॉइंट अगर पे डोमेन का नहीं हाँ। होगा, अगर डोमेन का, कितनी कॉमन सी बात आप इसको पकड़ रहे हैं, डोमेन का नहीं होगा तो क्या रॉन्स्कियन डिफाइन कर पाएंगे? रॉन्स्कियन किससे डिफाइन होता है? y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम किससे डिफाइन होता है? सॉल्यूशन से ना। हाँ। और ये सॉल्यूशंस में ही तो x रखेंगे, ये जो x है ये यहाँ पे रखते हैं ना, y1 x y2 x, हाँ। तो ये कैसे डिफाइन होगा अगर ये डोमेन का पॉइंट नहीं है तो? समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, सारी चीजें कनेक्टेड है। चलिए बाकी प्रॉपर्टीज कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल भी इतना ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो आज था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क।